गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम क्लास 8 चैप्टर ज्योग्राफी का है, जिसमें हम पढ़ेंगे लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ध्यान दोगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कभी भी मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? लैंड, सॉयल, वाटर और रिसोर्सेज जो कि अबायोटिक रिसोर्सेज है। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है बेटा? जिनमें जान नहीं होती है। और अगर कोई बोले बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? जिनमें जान होती है। प्लांट्स और एनिमल्स कौन से होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। और जिनमें जान नहीं होती जैसे कि लैंड, सॉयल, वाटर, ये सब क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है किसी भी कंट्री के लिए। जबकि नेचुरल वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये सारे बायोटिक रिसोर्सेज के अंडर आते हैं। तो या तो बायोटिक या अबायोटिक दोनों ही टाइप के रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल इन नेचर होते हैं। मतलब अगर हम उनको ध्यान से यूज़ नहीं करते तो वो ख़त्म हो सकते हैं आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम। तो हमें जुडिशियल यूज़ करना चाहिए इन रिसोर्सेज का, ताकि ये फ्यूचर के लिए भी बचा रहे। अब सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं बेटा लैंड के बारे में, कि लैंड के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो लैंड के बारे में जो पढ़ना चाह रहे हो बेटा, तो लैंड जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। लैंड जो है लगभग पूरे अर्थ का 30% जो है टोटल एरिया अर्थ सरफेस का वो फैला हुआ है। 90% वर्ल्ड का पॉपुलेशन में बेटा 30% लैंड एरिया है, और बाकी का जो 70% लैंड बच गया वो या तो खाली छोड़ा हुआ है या वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। लैंड अनइवनली इनहैबिटेट होता है, मतलब जो लैंड प्लेन है वहाँ ज़्यादा लोग बसेंगे आके, जो पहाड़ी एरिया है वहाँ कम लोग बसेंगे। जहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है वहाँ ज़्यादा लोग बसते हैं, और जो मरुस्थलीय या डेजर्ट एरिया है वहाँ कम लोग बसते हैं। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो वर्ल्ड का है बेटा, वहाँ पे प्लेन्स है, रिवर्स है, वैली है, जहाँ जो उसकी सूटेबल लैंड है एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिच और फर्टाइल लैंड की वजह से वहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स या लिविंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो लोग वहीं बस जाएंगे। तो मिनरल जो है रिचनेस है, वाटर रिसोर्सेज या फिर फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, ये एक अच्छा टोपोग्राफिकल कंडीशन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोपोग्राफी का क्या मतलब होता है? बनावट, मिट्टी का बनावट, ठीक है। तो लैंड यूजेस के बारे में हम बात करते हैं, ज़मीन का जो यूज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लैंड यूज़ का मतलब है बेटा यूज़ ऑफ लैंड, जो कि हम पूछ लेंगे कि हम लैंड का किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लैंड के लिए बेटा एग्रीकल्चर करने के लिए यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए करते हैं, माइनिंग के लिए करते हैं, घर बनाने के लिए करते हैं, रोड बनाने के लिए करते हैं, और इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं लैंड के यूज़ को? पहला फिजिकल फैक्टर और दूसरा ह्यूमन फैक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी वजह से प्रभावित होता है लैंड। फिजिकल फैक्टर कौन कौन सा है? कि बनावट यानी टोपोग्राफी कैसे है ज़मीन की। दूसरा है बेटा सॉयल, मिट्टी कैसा है वहाँ उस जगह की। अगर उपजाऊ रहेगा तो लोग खेती कर सकेंगे और वहाँ ज़्यादा लोग बसेंगे। क्लाइमेट कैसा है? रहने लायक होगा तो वहाँ ज़्यादा लोग बसेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अगर रहेगा तब भी ज़्यादा लोग बसेंगे। और ह्यूमन फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, जबकि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। अगर लोग ज़्यादा बसेंगे तो वो टेक्नोलॉजी को भी ज़्यादा डेवलप करेंगे अपने यूज़ के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बेटा लैंड को हम क्लासिफाई करते हैं दो लैंड में, एक प्राइवेट लैंड, एक कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड का मतलब क्या हुआ? जो कि किसी एक इंसान का होता है या एक फैमिली मेम्बर का होता है, और वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है, चाहे वो अपना घर बनाएगा उसमें या खेती करेगा। और कम्युनिटी लैंड क्या होता है? ये भी पेपर में आता है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड में डिफरेंस बताओ। तो कम्युनिटी लैंड बेटा इसमें एक से ज़्यादा लोग मिलके एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं और उनका कॉमन यूज़ होता है। फिर वहाँ पे जो है कोई भी सोसाइटी का जो है वो अपने गाय भैंस के लिए चारा भी इकट्ठा कर सकता है, फ्रूट्स भी लगा सकता है, नट्स भी लगा सकता है, और मेडिसिनल हर्ब्स भी लगा सकता है उस ज़मीन पे। ये कम्युनिटी लैंड को बेटा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। तो डिमांड फॉर लैंड जो है वो पीपल का धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो अवेलेबल है लैंड वो बहुत ही लिमिटेड है। तो वास्ट चेंज जो है लैंड का बेटा यूज़ पैटर्न, वो हमें दिखाता है हमारी सोसाइटी में कि लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, ये सब मेजर थ्रेट या डर है एनवायरनमेंट के लिए।
क्योंकि एक्सपेंशन होगा अगर एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का, तो ज़मीन को हार्म ज़रूर होगा। तो फर्टाइल लैंड को जो है, फर्टाइल लैंड को ख़राब कर दिया जाता है ज़्यादा, और जिसकी वजह से वहाँ पे बैरननेस आ जाता है, मतलब सूखा पड़ जाता है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता उसके बाद, और उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। अगर हम ध्यान से उसको जुडिशली यूज़ नहीं करेंगे तो वो ज़मीन बेकार हो जाती है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर हम मिनरल रिसोर्सेज का करें, मतलब ज़मीन से हमें जितना मिनरल्स निकालना है उससे ज़्यादा अगर हम निकाल रहे हैं, तो जिसकी वजह से बेटा मिट्टी जो है वो वनरेबल हो जाती है, या मिट्टी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि मिट्टी कैसे हो गई, डिग्रेडेड हो गई, ठीक है। तो सॉइल वनरेबल जो है वो डिग्रेडेड हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे अब कंजर्वेशन। तो हमें इन लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखने की आवश्यकता है, जो कि हम करते हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है बेटा, तो जिसकी वजह से जो है एवर ग्रोइंग डिमांड, हमारी डिमांड भी बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। उसके बाद हमें डर है कि हम इन फ्यूचर नेचुरल रिसोर्सेज खो देंगे। तो प्रेजेंट रेट जो है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, या उसको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। कॉमन मेथड कौन कौन सा है यूज़ करने के लिए कंजर्व लैंड को, रिसोर्सेज को? एफॉरेस्टेशन, मतलब हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब जो हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से मिट्टी की क्वालिटी ख़राब हो रही है, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, कम करना चाहिए, ना मात्र के लिए करना चाहिए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर देना चाहिए, जिसके और ओवर ग्रेजिंग भी रोकना चाहिए। अगर ओवर ग्रेजिंग हम रोकेंगे, इससे भी हम अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। और कुछ रूल्स बनाने चाहिए सॉइल से रिलेटेड या लैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड, ताकि फार्मर जो है उनको ज़्यादा हमें एजुकेट करना चाहिए, सो दैट मिट्टी की क्वालिटी ख़राब ना हो और सॉइल और लैंड को वो प्रिजर्व करके रख सके। अब बात करेंगे बेटा मिट्टी की। तो सॉइल जो है अर्थ का सबसे ऊपर वाला थिन लेयर है, ग्रेनी सब्सटेंस, जो अर्थ के सरफेस को कवर करके रखता है। सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिनरल होता है, वेदर्ड रॉक, मतलब टूटा फूटा पत्थर होता है, और ये 100 ऑफ ईयर्स लेता है ताकि दोबारा जो है मिट्टी बन सके। तो सॉइल प्रोफाइल का मतलब है इसके ये वो लेयर्ड स्ट्रक्चर जो कि पूरा फैला होता है पेरेंट रॉक से लेके, मतलब नीचे वाले रॉक से लेके ऊपर तक फैला होता है। तो एक तुम्हारे स्कूल इस चैप्टर में बेटा एक डायग्राम है जो पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, ध्यान से देखो। 4 लेयर्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहा जाता है? टॉप सॉइल। इसमें ह्यूमस होता है, मतलब आर्द्रता होती है, तो जिसके वजह से जो है वेजिटेशन के लिए सबसे बेस्ट है ऊपर वाला टॉप सॉइल। उसके बाद सेकंड लेयर है बेटा सब सॉइल, मतलब उसके नीचे वाला, इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। सिल्ट मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और उसके बाद थर्ड लेयर है बेटा वेदर्ड रॉक, मतलब टूटे फूटे पत्थर, बड़े बड़े पीस होते हैं थोड़े। और फोर्थ लेयर सबसे नीचे वाला जो होता है वो होता है पेरेंट रॉक। बुक में राइट हैंड साइड डायग्राम बना हुआ है, ये ज़रूर बना के ट्राई करके प्रैक्टिस कर लेना है बेटा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से फैक्टर्स है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, मिट्टी बनाने में कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं, बिना पढ़े लिखे भी पता होना चाहिए। पहला जो हम चलते हैं पेडिस्ट्रियन, तो हमारे पैरों के नीचे से जो है पत्थर टूट टूट के दब दब के मिट्टी बन जाता है। दूसरा बेटा जब स्ट्रॉन्ग विंड बहता है तो जाके पहाड़ों से टकराता है और उसके बाद पहाड़ चकनाचूर हो जाता है और उससे भी मिट्टी बन जाता है। थर्ड फैक्टर है जो स्ट्रॉन्ग जो लहर आएगी बेटा नदी की, तो तेज़ बहती नदी जाके पहाड़ों से टकराएगी और फिर पहाड़ चकनाचूर और फिर पहाड़ से मिट्टी बन जाता है। ये 3 फैक्टर तो एकदम याद होने ही होने चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं हम जो हमारे बुक्स में है, तो मेजर फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन का जो है बेटा, दूसरा फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन का है टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और कितना टाइम लगा है उस मिट्टी को बनने में। तो पेरेंट रॉक जो होता है उसी से पता लगता है कि जो भी मिट्टी होगी उसका कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, टेक्सचर मतलब रंग कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, मिनरल में कंटेंट कितना होगा, और वो परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल कितनी होगी, मतलब उसमें कितना पानी जा सकता है, मिट्टी पे डिपेंड करता है पेरेंट रॉक पे। उसके बाद रिलीफ डिटरमाइंस द एल्टीट्यूड और स्लोप एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद फ्लोरा एंड फोना मतलब होता है प्लांट और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये अफेक्ट करते हैं बेटा रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन सॉइल में। उसके बाद क्लाइमेट जो है वो उससे पता लगता है क्लाइमेट से कि टेम्परेचर कितना होगा, बारिश कितना होगा, क्योंकि इसी की वजह से भी पत्थर टूटते हैं और मिट्टी का फॉर्मेशन होता है।
अगर तुम देखोगे बेटा कांच का टुकड़ा, अगर एक कांच का ग्लास है तो उसमें गर्म पानी डालो, पानी निकाल दो और एक ठंडे पानी में उसको डुबा दो, तुरंत टूट जाएगा वो ग्लास, क्योंकि सडन चेंज आता है टेम्परेचर में। तो सडन चेंज ठंडे से गर्म या गर्म से ठंडा कभी भी होता है तो कांच टूट जाता है। वैसे ही पत्थर भी टूटता है, अचानक से मौसम चेंज हुआ तो जिसकी वजह से वो पत्थर टूटता है और मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद सॉइल मिक्सचर जो है बेटा, सॉइल फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फैक्टर, एक ही कारण नहीं है उसको बनने के लिए, बल्कि जियो क्लाइमेटिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सॉइल न्यूट्रिशन के लिए बेटा, साइकिल और मिनरल्स को बैलेंस बनाए रखने के लिए। अब बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल और कंजर्वेशन में मेजर। तो मेजर जो डर है बेटा सॉइल इरोजन का और डिप्लेशन का, तो ह्यूमन बींग्स नेचुरल फैक्टर जो है हमारा वो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के डिग्रेड होने में, या सॉइल की क्वालिटी को ख़राब करने में। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ करते हैं। उसके बाद रेन वाटर, बारिश होता है तो मिट्टी एक जगह से बह के दूसरी जगह चली जाती है, लैंडस्लाइड होता है और बाढ़ आ जाता है, तो जिसके वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है कैसे हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, कैसे एफिशिएंट यूज़ करना है सॉइल का, और सॉइल के रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करके रखना है। तो इसमें कुछ मेथड है जो तुम्हारे चैप्टर में दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मिट्टी यहाँ से वहाँ जब जाती है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग विंड से जाए, चाहे वो पानी के बहाव से जाए और दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाती है, उसको कहा जाता है सॉइल इरोजन, यानी मृदा अपरदन। तो सॉइल इरोजन कहा जाता है इसको। और इसके लिए इसको बचाने के लिए कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बह के ना चले जाए, कुछ मेथड्स है तो जो तुम्हारे बुक में बहुत अच्छा मेंशन किया हुआ है। पहला उसमें दिया हुआ है बेटा मल्चिंग। तो मल्चिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें बेयर ग्राउंड जो है, खाली ग्राउंड छोड़ दिया जाता है प्लांट के लिए, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि स्ट्रॉ उगाया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी में फिर से मॉइस्चर गेन हो जाता है। इस मेथड को क्या बोलते हैं, मल्चिंग। मल्चिंग मतलब क्या है, मिट्टी को खाली छोड़ दिया जाएगा, कोई फसल नहीं लगाया जाएगा, घास घूस लगा दिया जाएगा, जिससे मिट्टी में फिर से मॉइस्चर आ जाए। दूसरा है बेटा काउंटर बैरियर। काउंटर बैरियर कौन सा मेथड है, इसमें क्या होता है, स्टोन, ग्रास या मिट्टी, इसको यूज़ किया जाता है, और जहाँ जहाँ किसानों ने अपने पौधे लगाए हैं उसके वहाँ पे उससे मेड़ बना दी जाती है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे उठा दिया जाता है। तो ट्रेंचेस बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे पानी को कलेक्ट करके रखा जा सके। थर्ड है टेरेस फार्मिंग, जिसको सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। ये तुम्हें हिमाचल और उत्तराखंड में देखने को बहुत मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, पहाड़ में सीढ़ी बना दिया जाता है ताकि ऊपर से बारिश हो तो मिट्टी का मिनरल्स अगर बह भी गया तो दूसरी जगह जाके फिर से वहाँ रह जाएगा, अगर और भी वहाँ से भी बहेगा तो तीसरी लेयर जो है वहाँ जाके रह जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, बारिश के साथ एक ही साथ मिनरल्स पूरा नहीं बहेगा, वो खेतों में रह जाएगा और लोग किसान अपना जो है फसल उगा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब होता है अलग अलग क्रॉप्स को ऑल्टरनेट रोज में लगाया जाता है, मतलब एक बार गेहूँ, एक बार आलू, एक बार गेहूँ, एक बार आलू, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया या कोई भी अफेक्ट करेगा किसी एक तरह की फसल को, अगर वो बर्बाद होगी फसल तो दूसरी फसल बची रहे। वैसे क्रॉपिंग को कहा जाता है इंटर क्रॉपिंग। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा काउंटर प्लविंग। ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लविंग जो होता है, हल चलाया जाता है पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ हिल स्लोप, ताकि एक नेचुरल बैरियर बन सके, ताकि बेटा वाटर को स्टॉप किया जा सके, ताकि वो स्लोप में ऊपर से लेके नीचे तक बह ना जाए। उसके बाद नेक्स्ट बेटा मेथड है शेल्टर बेल्ट्स। ये रोज ऑफ ट्रीज़ है, तो ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है ताकि विंड का मूवमेंट को रोका जा सके। मतलब अगर यहाँ पेड़ पौधे मैंने खेतों में लगा दिया कुछ भी अपनी फसल, तो इधर पेड़ लगा दूंगा मैं, ताकि वहाँ से जब स्ट्रॉन्ग हवा आएगी तो वो पेड़ उन हवाओं को रोक लेगा, तो जिसकी वजह से मेरे बीज अफेक्ट नहीं होंगे और आराम से मेरी फसल होगी। और लास्ट में है बड़ा मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, अलग अलग तरह के डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ उगाया जाता है ताकि कोई एक क्रॉप ख़राब हो जाए तो दूसरे को बचाया जा सके। तो उसके बाद वाटर के बारे में बात करते हैं बेटा। वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। 3/4 अर्थ का सरफेस, यानी हमारा पूरा अर्थ जो है बेटा 70% वाटर से कवर्ड है, 70%। और इसमें ध्यान दो, फ्रेश वाटर जो है वो 2.7% है, जो पीने लायक पानी है 2.7% है। उसमें से भी सिर्फ फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है
1% अवेलेबल है, ठीक है, 1% अवेलेबल है जो कि हमारे यूज़ के लिए है, बाकी तो बर्फ़ के रूप में ग्लेशियर में जमा है। तो वाटर को यूज़ किया जाता है कहाँ कहाँ बेटा? खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और डैम्स में रिजर्वायर के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेजर कॉज बेटा वाटर शॉर्टेज के लिए क्या है? पानी की कमी क्यों हो गई है आजकल? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है बेटा वो लगभग 7 अरब है, ठीक है। तो 7 खरब पॉपुलेशन होने के कारण जो है 7 खरब तो पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हो गई है, लेकिन रिसोर्सेज जो है सिर्फ 1% है। उसी में हमें अपना प्यास बुझाना है। बहुत सारा पानी प्रेजेंट तो है समंदर में, लेकिन वो नमकीन है, हम पी नहीं सकते। ना ही हमने टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप की है कि उस नमकीन पानी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सके। इजराइल ने कर लिया है, यूक्रेन ने कर लिया है, वो अपने जो है नमकीन पानी को मीठा कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं। तो वाटर शॉर्टेज बहुत सारे वर्ल्ड के रीजन्स में है। इसका कारण क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन और पानी रिसोर्सेज का, वाटर रिसोर्सेज का कंटामिनेशन होना। कंटामिनेशन मतलब ख़राब होना। तो पानी की क्वालिटी ख़राब कैसे होती है? हम करते हैं। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र अपने खेतों में अगर यूज़ करेंगे तो बारिश के पानी से बह के वो कहाँ जाएगा? वाटर रिसोर्सेज में जाएगा, नदियों में जाएगा, और वहाँ का पानी टॉक्सिक हो जाएगा बेटा। ग्लोबल वार्मिंग और हाई पेस ऑफ जो हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, जिसके कारण भी क्लीन वाटर कम होते जा रहा है पीने के लिए। तो देख रहे होंगे बहुत सारे ऑफिसेज में पीने का पानी अवेलेबल नहीं होता, तो लोग खरीद के पानी पीते हैं। तो उसका कारण यही है कि पानी की कमी हो गई है बेटा। अब वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें बहुत दिमाग से पानी को यूज़ करना चाहिए। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन इसका ओवर यूज़ और पॉपुलेशन जो है बढ़ते जो जा रहा है, जिसके कारण ये अनफिट हो गया है पीने के लिए। फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर करता है बेटा स्लो सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर में भी हम बड़े बड़े से ट्यूबवेल लगा के पानी खींच देते हैं, जिससे नीचे ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो गया है। तो जो आने वाले फ्यूचर में उसमें भी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आ रही हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है बेटा, ताकि हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकें। रूफ टॉप, छत में ऊपर छतों को उठा दिया जाता है, पानी बारिश का उसमें स्टोर होता है और पाइप के द्वारा ज़मीन के नीचे स्टोर करके रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में हम यूज़ कर सकें। उस मेथड को बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। ये मेथड सबसे ज़्यादा हमारे पूरे कंट्री में डेवलप कहाँ पे है? हमारे कंट्री में डेवलप है सिर्फ और सिर्फ केरल में, यानी तमिलनाडु में। उसके बाद बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे। तो बेटा इसमें क्या होता है? नैरो जोन कॉन्टैक्ट, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में लिविंग बींग्स जो है वो इंटर रिलेटेड है, सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और लिविंग बींग जो नॉन लिविंग पे डिपेंड करता है, नॉन लिविंग थिंग पे डिपेंड करता है, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। तो प्लांट जो हमें बेटा, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। थर्ड पॉइंट, तो टिम्बर मिलता है, शेल्टर मिलता है, एनिमल्स को मतलब घर बनाने के हमारे काम में आता है। ऑक्सीजन भी हमें प्लांट से मिलता है। मिट्टी को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखती है, तो जिसके वजह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं बहती, तो मतलब सॉइल इरोजन नहीं होता है बेटा। नेचुरल वेजिटेशन एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन इसका जुडिशियल यूज़ बहुत ज़रूरी है। अगर इसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे प्रॉपर मैनर में, तो जिसकी वजह से लाइफ हम खो देंगे और फर्दर इससे बहुत सारी कैलामिटीज़ यानी प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। मतलब बाढ़ आ सकता है, तूफान आ सकता है, बारिश उसका सूखा पड़ सकता है। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कहाँ कहाँ कौन कौन सा फैला हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ में बनाने के लिए आ जाता है, पूरा तुम्हें याद नहीं होगा, ना ही याद करना है। बड़ा ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स, टुंड्रा, ये सब मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन है इस दुनिया के। तो फॉरेस्ट जो एसोसिएटेड होता है एरिया से जिसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर सप्लाई है, इन एरिया में बहुत भारी बारिश होती है और बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं बेटा। ग्रास लैंड वो एरिया होता है जहाँ छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ग्रासेस होती हैं, और वहाँ पे ये होते हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, मॉडरेट बारिश। जैसे अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कम होते जाता है तो साइज़ ऑफ ट्री भी कम होते जाता है। उसके बाद थॉर्नी श्रब्स, तो कांटेदार कहाँ मिलेंगे? जहाँ बारिश बहुत कम होगा, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, अफ्रीका हो गया, वहाँ पे। और टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ मिलेगी बेटा? टुंड्रा, यहाँ जहाँ कोल्ड पोलार रीजन्स होते हैं वहाँ पे मॉसेस और लाइचेंस सिर्फ मिलेंगे, क्योंकि बर्फ़ में
पेड़ पौधे सही से नहीं पनपते हैं बेटा। एवरग्रीन और डेसिडुअस, ये दो तरह के फॉरेस्ट है जो कि डिपेंड करता है अपने पत्तियां कब ये झाड़ देते हैं। एवरग्रीन मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये सभी जंगल के सारे पेड़ अपने पत्ते एक साथ नहीं गिराते। कुछ पेड़ अभी पत्ते गिराते हैं तो कुछ में पत्ते रहते हैं, जब वो गिरा रहे होते हैं तो कुछ में रहते हैं, तो वो वैसे फॉरेस्ट को बोला जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। और डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रीज ऑफ बड़ा एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, जबकि डेसिडुअस फॉरेस्ट वाले जो होते हैं वो अपनी पत्तियां एक पर्टिकुलर सीजन में झाड़ देते हैं, झड़ जाते हैं उनके पत्तियां, ठीक है। उसके बाद बेटा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के लिए अगर हमें बात करूं, हिमालयन रीजन जो इंडिया का है, तो मिक्स फॉरेस्ट जो है इसमें क्या होता है बेटा, एल्टीट्यूड हाइट, जितने हाइट पे जाते रहोगे तो वहाँ टैगा मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, डेसिडुअस स्पीसीज मिलेगा। उसके बाद कंजर्वेशन होता, हम कैसे कर सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। फॉरेस्ट हमारी संपत्ति है बेटा, हमें बचा के रखना चाहिए। जो भी क्लाइमेट और ह्यूमन इंटरफेरेंस हम लोग करते हैं जिसके कारण बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट्स खो देते हैं जानवर और प्लांट्स दोनों ही। एनिमल्स का बेटा पोचिंग भी किया जाता है। पोचिंग मतलब समझते हो, इलीगल हंटिंग, जो कि नहीं करना चाहिए। एनिमल्स को पोच किया जाता है ताकि, और उनको स्किन के लिए, नेल्स के लिए, टीथ के लिए, हॉर्न्स के लिए, उसके पंखों के लिए मोर का शिकार किया जाता है। और जो बेटा याद रखो, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ हमारे देश में क्या क्या बनाया गया है, नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है और बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। और अगर इनडिस्क्रिमिनेटिंग किलिंग होते रही तो बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स वो ख़त्म हो जाएंगे इस अर्थ से। तो इसी अवेयरनेस को लोगों में फैलाने के लिए क्या हम सेलिब्रेट करते हैं, वन महोत्सव, इसको इंकरेज किया जाता है ताकि अलग अलग लेवल पे। और अंडर आर्टिकल 48A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया है कि हमें जंगलों को कैसे नुकसान नहीं पहुंचाना है, या फिर अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें क्या क्या सज़ा हो सकती है, ये सब आर्टिकल 48A में दिया गया है। इंक्लूजन ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लायबल है कि अगर कोई इसको नुकसान पहुंचाता है तो हमारी गवर्नमेंट स्टेप्स ले सकती है। आई होप सो इस चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।